Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hamad and again I welcome you all on behalf of Southern Business School Institute of Southern Punjab Multan. आज जो हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है हमारी कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का, और इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है आपके पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इससे पहले जो हमने दो लेक्चर्स इस सीरीज़ के दो लेक्चर्स हमने स्टडी किए थे, उनके अंदर बेसिकली हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। हमने क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट बिहेवियर देखा। फिर कॉस्ट बिहेवियर के बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया था। फिर हमने देखा कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड शेड्यूल आपकी मर्चेंडाइजिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर किस तरह से इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। फिर हमने इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का डिफरेंस देखा, मर्चेंडाइजिंग कंपनी का और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। आज जो चीज़ है वो हम जो डिस्कस करने के जा रहे हैं वो है बेसिकली आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। देखें, हमने पहले बात की थी कि ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग ये दो मेथड हैं हमारे पास एक कंपनी की प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और इन मेथड्स को हमने कहा था कि ये हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड भी हैं या हम इसे अब्जॉर्ब कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम किसी भी कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच पीरियड। प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू द ऑर्डर। द यूनिक नेचर ऑफ ईच ऑर्डर रिक्वायर्स ट्रेसिंग और एलोकेटिंग कॉस्ट टू ईच जॉब एंड मेंटेनिंग कॉस्ट ऑर्डर फॉर ईच जॉब। देखें, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं जो डिफरेंशिएटेड किस्म के प्रोडक्ट बना रही होती हैं। डिफरेंशिएटेड किस्म के प्रोडक्ट मतलब कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, या तो वो कस्टमर के ऑर्डर की बेस पर उनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी जिसकी बेस पर आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, टोयोटा कंपनी के अंदर चले जाएं। टोयोटा कंपनी के अंदर आपके पास गाड़ियों के डिफरेंट वेरिएंट नज़र आते हैं। आपके पास एक वेरिएंट XLI भी नज़र आता है, एक वेरिएंट GLI भी नज़र आता है, एक वेरिएंट आपके पास ग्रैंडी अल्टेस भी नज़र आती है आपको। अब ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। अगर 3 डिफरेंट कस्टमर आ जाते हैं, एक कहता है मुझे XLI चाहिए, दूसरा कहता है GLI चाहिए, तीसरा कहता है कि मुझे अल्टेस चाहिए, तो आप तीनों प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो भले ही वो देखने में आपको सेम नज़र आते हैं, लेकिन उनका रॉ मटेरियल या उनकी प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। और आप हर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्टिंग अलहदा से करते हो। तो ये है वो चीज़ जो हम कह रहे हैं कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि हर प्रोडक्ट की जब आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप 3 परफॉर्मेंस तैयार करते हो। सबसे क्योंकि हमें पता है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 3 बेसिक चीज़ें आती हैं, उसका रॉ मटेरियल, उसका लेबर और उसका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट के लिए कैलकुलेट की जाती हैं। अब इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे। फॉर एग्जांपल, बोइंग कंपनी को उठा के देख लें, यूनिलीवर को उठा के देख लें, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ को उठा के लें। ये वो कंपनीज़ हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही हैं कि आप इनके तमाम प्रोडक्ट को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, या ये कस्टमर के ऑर्डर की बेस पर उसका मैन्युफैक्चर कर रही है। अब देखें, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम क्या है कि आपका ये डायरेक्ट मटेरियल आपकी जॉब 1 में भी यूज़ होगा, जॉब 2 में भी यूज़ होगा, जॉब 3 में भी यूज़ होगा। आपकी जो लेबर है वो जॉब 1 में भी यूज़ होगी, जॉब 2 में भी यूज़ होगी और जॉब 3 में भी यूज़ होगी। तो आपका एक सेम मटेरियल जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3 के अंदर आपकी सेम लेबर जॉब 1 के लिए भी काम कर रही होगी, जॉब 2 के लिए भी काम कर रही होगी, जॉब 3 के लिए भी काम कर रही होगी। अब यहाँ पर होगा क्या कि जॉब 1 की कॉस्टिंग अलहदा,
जॉब 2 की कॉस्टिंग अलग होगी, जॉब 3 की कॉस्टिंग अलग होगी, क्योंकि ये तीनों जॉब डिफरेंट किस्म की जॉब हैं। इन तीनों जॉब्स के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने इसको पहले भी डिफाइन किया था कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, कि ये वो जॉब 1 में, जॉब 2 में, जॉब 3 में यूज़ हो रही है। अब ये तीन चीज़ें मिलकर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या चीज़ है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी क्या बनाएंगी, एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट बनाएंगी। अब इन तीनों चीज़ों को आप जॉब वाइज कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो, तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब निकल आती है। और वो जो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब है, आप उसको टोटल प्रोडक्शन के साथ, जॉब 1 की टोटल प्रोडक्शन के साथ जॉब नंबर 1 की जो टोटल प्रोडक्शन है, आप टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 1 की टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें तो आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब 1 निकल आएगी। और इसी तरह जॉब 2 के अंदर भी आपने जो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 2 है, उसको आप टोटल प्रोडक्शन ऑफ जॉब नंबर 2 से डिवाइड कर दें तो आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 2 निकल आएगी। तो ये है बेसिकली ब्रॉड एवरेजिंग का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है कि आप उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हो। अब ये जो हम जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3 हैं, इसके लिए हम हर जॉब के लिए अलग से एक जॉब कॉस्ट शीट तैयार करते हैं और ये उसका परफॉर्मा आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बेसिकली आपका जॉब नंबर है। इस जॉब नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लिखा हुआ है A143, ये हमारे पास एक जॉब नंबर है। डेटेड इनिशिएटेड आपने 3/4/2014 को ये प्रिपेयर किया था और ये किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ये जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करी थी, B3 के अंदर। अब इसके अंदर देखें कि आपको तीन कॉलम नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलेंगी। ये तीनों चीज़ों आप ऐड करके इनकी समराइज कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, तीनों को ऐड कर दें तो वो आपके पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। टोटल कॉस्ट को आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें तो वो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है। अब यहाँ पर इस जॉब कॉस्ट शीट के लिए हमें दो परफॉर्मेंस मिलते हैं, जो हमें किसी भी कंपनी के अंदर जाएं तो हमें दो परफॉर्मेंस नज़र आते हैं। एक मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म और दूसरा है एम्प्लॉय टाइम टिकट। एक बात यहाँ पर क्लियर कर लें, ये जो मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है ये बेसिकली क्या चीज़ है, आपका डायरेक्ट मटेरियल की रिकॉर्डिंग है, उस डायरेक्ट मटेरियल आपके जिस डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि कंपनीज़ के अंदर जब आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्शन यूनिट क्या करता है, आपके स्टोर रूम के अंदर एक डिमांड नोटिस भेजता है जिसे हम ब्लूप्रिंट का नाम देते हैं। वो डिमांड नोटिस उनके पास जाता है कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को स्पेसिफाई करके भेजते हैं। स्टोर रूम क्या करता है कि वो मटेरियल उसकी क्वांटिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ वो आपके एक परफॉर्मा तैयार करता है जिसको हम मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म कहते हैं और उसका स्पेसिमेन आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट नंबर भी लिखा हुआ है आपके सामने, किस डिपार्टमेंट के लिए ये रिक्वेस्ट आई है और किस जॉब के अगेंस्ट ये रिक्वेस्ट आई है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है, उसमें डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्वान्टिटी है, उसकी यूनिट कॉस्ट है, कि हमारे पास ये मटेरियल की डिस्क्रिप्शन है कि मटेरियल कौन सा मटेरियल इशू किया जा रहा है, उसकी कितनी क्वांटिटी है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। कि अब एक यूनिट अगर $3 का है तो 12 यूनिट हमें कितने के मिल रहे हैं, $36 के। अगर यहाँ पर एक यूनिट अगर $4 का है, आपके पास जो मटेरियल बी है, अगर वो एक यूनिट $4 का है तो 20 क्वांटिटी हमने इशू की हुई हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, $80। ये दोनों मिलकर आपकी $116 ये आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट बनाएंगी। अब होता क्या है कि ये आपका जो स्टोर रूम है ये 3 परफॉर्मा बनाकर, एक परफॉर्मा आपके मटेरियल के साथ आपके प्रोडक्शन के अंदर चला जाता है, एक वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं और एक ये परफॉर्मा आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपकी ये रिकॉर्डिंग, ये मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म से जो वो डाटा लेकर टोटल कॉस्ट लेकर वो आपकी जॉब कॉस्ट शीट के अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो है आपके पास एम्प्लॉय टाइम टिकट। अब
एम्प्लॉय टाइम टिकट के अंदर क्या है कि आपका जो एम्प्लॉय सुबह चेक इन और चेक आउट करता है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है कि ये चेक इन किस डिपार्टमेंट के अंदर किया गया और चेकआउट किस डिपार्टमेंट के चेकआउट कितने बजे किया। अब एक एम्प्लॉय सुबह 8 बजे चेक इन करता है और 12 बजे चेकआउट करता है, तो उसका दौरानिया वहाँ पर नोट हो जाता है कि वो 8 बजे इन हुआ है, 12 बजे जा रहा है, तो वो ये जो 4 घंटे है ये किस डिपार्टमेंट के लिए उसने चेक इन किया चेकआउट किया। अगर उसका पर आवर वेज रेट अगर वो $10 ड्रॉ कर रहा है तो 4 घंटे का डिपार्टमेंट 4 घंटे का जो उसने जिस कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर चेक इन किया है तो वहाँ पर उसका लेबर कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाती है। और वो लेबर कॉस्ट किस तरह से रिकॉर्ड होती है, उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं कि एम्प्लॉय टाइम टिकट, और ये उसका स्पेसिमेन आपके सामने आ रहा है। अब देखें यहाँ पर जो टिकट नंबर है ये बेसिकली एम्प्लॉय कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम्प्लॉय उसकी स्किल्स के बारे में वो बता दिया जाता है। जब ये बिल्कुल इसी तरह की है कि आपका एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता देता है कि ये किस क्लास किस डिसिप्लिन और किस सेशन का बच्चा है और ये किस डिपार्टमेंट के ये किस सब्जेक्ट का कोड आपको बता दिया जाता है। अब वो स्टार्ट टाइम क्या था 8 बजे, एंड टाइम है 4 बजे और उसने टोटल जो काम किया हुआ है वो 8 घंटे काम किया हुआ है। अगर 1 घंटे का उसे $11 मिल रहा है तो टोटल अमाउंट कितनी रिकॉर्ड होगी इसकी $88। और ये बेसिकली आपका लेबर डिपार्टमेंट इस एम्प्लॉय टाइम टिकट को बना रहा है। लेकिन आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम है तो इस कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर ये चीज़ें आपको मैनुअली नज़र नहीं आती। तो अब ये जो एम्प्लॉय टाइम टिकट जो जनरेट होती है इसके भी 3 परफॉर्मेंस होते हैं, एक लेबर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के लिए, एक आपके कंसर्न डिपार्टमेंट जिसमें उसने चेक इन किया चेकआउट किया वो आपके प्रोडक्शन यूनिट के पास जाता है, और तीसरा परफॉर्मा आपके फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है जहां पर उसकी प्रॉपर जॉब कॉस्ट शीट के अंदर रिकॉर्डिंग। अब वो रिकॉर्डिंग आपको इस जॉब कॉस्ट शीट के अंदर नजर आ रही होगी कि यहाँ पर $88 आपने जाकर उसका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। अब देखें मटेरियल आपके पास आ रहा था $116 का और लेबर आपके पास आ गई $88 का। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वो है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का नाम देते हैं। ये इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ये जब तक एक्चुअल में प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक आप इसको एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन के लिए कंपनीज करती क्या हैं कि ओवरहेड रेट कैलकुलेट करती हैं। अब ये प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट क्यों किए जाते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आपने मार्केट में अखबार में टेंडर देखे होंगे, वो टेंडर आता है कि हमें गुड्स मैन्युफैक्चर करवानी है तो बताएं कि 1 यूनिट आप कितने का मैन्युफैक्चर करके देंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की तरफ से एक टेंडर आ जाता है कि हमें 50 चेयर्स चाहिए। अब वो 50 चेयर्स जो आपने मैन्युफैक्चर करके देनी है बताएं कि उसके अगेंस्ट आप तमाम जो सूटेबल जो सप्लायर्स हैं वो अपनी अपनी कोटेशंस लेकर आएँ। अब हर सप्लायर अपनी तरफ से एक कोटेशन बनाकर उनको भेजता है। वो कहता है, एक सप्लायर कहता है कि मैं ये चेयर आपको $100 की मैन्युफैक्चर करके दूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं 110 की मैन्युफैक्चर करके दूंगा, तीसरा कहता है मैं 120 की मैन्युफैक्चर करके दूंगा। अब इन चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। चेयर्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा। ये 3 चीज़ें मिलकर एक चेयर की $100 की कॉस्ट को बनाएंगे। लेकिन जब तक लेबर और मटेरियल ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली एंड कॉस्ट बेनिफिशियली ट्रेस कर सकते हैं, कन्वीनियंटली ट्रेस हो सकती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक ऐसी चीज़ है जो कॉस्ट बेनिफिशियली या कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं हो सकती। अब उसको ट्रेस करने के लिए जब तक एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हम ये नहीं बता सके कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर हुई, कितनी लुब्रिकेशन हुई, कितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुई, कितनी हमारी कितने हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कैलकुलेट हुई, कितने हमारा ओवर टाइम कंज्यूम हुआ। तो उसकी कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हम एक्चुअल में प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। तो उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन करती क्या हैं, वो अपने पास डेटा की बेस पर एक एस्टिमेशन करती हैं, और वो एस्टिमेशन जिसे हम कहते हैं कि प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, और इस रेट की बेस पर वो MOH कॉस्ट को कैलकुलेट करती हैं बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये जो POHR कैलकुलेट होता है, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट जो कैलकुलेट होता है, इस कैलकुलेशन इसका एक छोटा सा एक फार्मूला है जिसके अंदर हम कहते हैं कि POHR इज इक्वल टू
estimated MOH मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एलोकेशन बेस। अब ये जो एलोकेशन बेस है जो डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है, ये एलोकेशन बेस बेसिकली क्या चीज़ है, आपका कॉस्ट ड्राइवर है। अब कॉस्ट ड्राइवर की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट ड्राइवर इज ए फंक्शन विच इज़ द प्राइम कॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट। ये एक बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से ये कॉस्ट इनकर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कि एक कंपनी है जो मशीन इंटेंसिव फर्म है, तो मशीन इंटेंसिव फर्म के अंदर हम कहते हैं कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं, ये है बेसिकली आपका कॉस्ट ड्राइवर। कि मशीन का चलना ये एक बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से तमाम एसोसिएटेड कॉस्ट इनकर होंगी। अगर मशीन ना चले तो ना तो लेबर की कंजम्पशन होगी, ना तो मटीरियल की कंजम्पशन होगी, ना तो MOH की रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी। अगर मशीन चलेगी तो ये सारी की सारी कॉस्ट इनकर होगी। रॉ मटेरियल भी कंज्यूम होगा, लेबर भी कंज्यूम होगी, और आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी होगी। तो लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर ये चीज़ अगर एक कंपनी है जो लेबर इंटेंसिव फर्म है, तो वहाँ पर जो हमारा कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है वो टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स के कितने घंटे लेबर ने काम किया, तो वो उसका कॉस्ट ड्राइवर बन सकते हैं। अब इसे देखते हैं। एन एलोकेशन बेस सच एज डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट labor dollars or machine hours is used to assign manufacturing overhead to individual job. We use an allocation base because it is important or difficult to trace overhead cost to a particular job. Manufacturing overhead cost of many different items ranging from the grease used in the machine to the production manager's salary. Many types of manufacturing overhead costs are fixed even though output fluctuates during the period. अब ये वो चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि POHR क्या चीज़ है, उसका फॉर्मूला कि एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट फॉर द कमिंग पीरियड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल यूनिट्स इन द एलोकेशन बेस फॉर द कमिंग पीरियड। और ये वो एलोकेशन बेस है जिसके बारे में मैंने अभी बात कर रहा था कि ये क्या चीज़ है, आपका कॉस्ट ड्राइवर है। अब द नीड फॉर POHR, ये नीड फॉर POHR क्यों है, ये मैं अभी बताया कि बिफोर टाइम आपको POHR कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कॉस्ट है, ये जब तक एक्चुअल प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व नहीं होते तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स दैट रिलाई अपॉन द एस्टिमेटेड डाटा आर ऑफन यूज्ड बिकॉज एक्चुअल ओवरहेड फॉर द पीरियड इज नॉट नोन अंटिल द एंड ऑफ द पीरियड, thus inhibiting the ability of estimate job cost during the period. Actual overhead cost can fluctuate seasonally, thus misleading decision makers. उसके बाद है computing pre-OHR. The predetermined overhead rate is computed before the period begins using a four-step process. Estimate the total amount of allocation base that will be required for the next period estimated level of production. Second जो चीज़ है वो है आपके पास estimate the total fixed manufacturing overhead cost for the coming period and the variable manufacturing overhead cost per unit of the allocation base. Third चीज़ है use the following equation to estimate the total amount of manufacturing overhead cost. यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y is equal to a plus bx. y किस चीज़ को, द एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। a क्या चीज़ है, एस्टिमेटेड टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है। b इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द एलोकेशन बेस है, और x क्या चीज़ है, एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस है। कंप्यूट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव 2 है वो बेसिकली हमने क्या करना है, अप्लाई ओवरहेड कॉस्ट टू द जॉब यूजिंग द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट करना है। अब देखें, ये हमारे पास एक कंपनी की एग्जांपल है, उन्होंने कहा कि इसका POHR कैलकुलेट कर दें। देखें, Peer & Co estimate that it will require 160,000 direct labor hours to meet the coming period's estimated production level. In addition, the company estimates total fixed manufacturing overhead at 200,000 and the variable manufacturing overhead cost is 2.75 per direct labor hours. अब यहाँ पर जाकर देखें, यहाँ पर वो कहते हैं कि कंपनी ने जो एस्टिमेट किया है वो 160,000 उसके डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं टू मीट द कंपनीज पीरियड एस्टिमेटेड प्रोडक्शन लेवल है। कि कंपनी की क्या चीज़ है कि डायरेक्ट लेबर और क्या चीज़ है, आपका POHR है। और कंपनी एस्टिमेट दैट टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इज 200 एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड इज 2.75। अब देखें,
यहाँ पर एक लेबर अगर काम करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर आपकी $2.75 कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इनकर होती है। अब यहाँ पर हमने टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे कि 160 घंटे अगर एक लेबर काम कर रही है और उस 160 घंटे के में अगर हमें पता है कि एक घंटा काम करे तो उसके ऊपर $2.75 इनकर होते हैं, तो हम 160,000 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.75 को, तो हमारे पास ये टोटल लेबर कॉस्ट निकल आती है। उसके बाद हमारे पास $200 क्या चीज़ है, आपके पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, और ये जो $200 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो आपके POHR का न्यूमरेटर कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन देख लेते हैं। y = a + bx। y क्या चीज़ है, आपका 200,000 आपकी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, प्लस 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 160,000, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनता है 440,000। तो आपके पास जो टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट निकल आती है वो 640,000 डिवाइडेड बाय एलोकेशन बेस क्या है, अभी उसने बात की कि डायरेक्ट लेबर और क्या है, आपका एलोकेशन बेस है, 160,000 से डिवाइड कर दे तो ये आपके पास POHR 4 पर डॉलर डायरेक्ट लेबर और कैलकुलेट हो जाए। इस चीज़ को हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, कवर करेंगे, इसकी एस्टिमेट करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, जिसके अंदर हम जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग से लेकर, जिसके अंदर हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद हम एस्टिमेटेड POHR कैलकुलेट करेंगे, POHR के बाद हम उसकी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसके अंदर हम जाकर देखेंगे कि हमारे पास अंडर अप्लाइड कॉस्ट या ओवर अप्लाइड कॉस्ट है, और फिर अंडर एप्लीकेशन या ओवर एप्लीकेशन की डिस्पोजिशन देखेंगे। उन चीज़ों को जाकर हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट